जय हिंद। आज डे 20 आज को। और आज हम लोग एक नया पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि है जून 2023 का पीवाईक्यू। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी दिसंबर का पीवाईक्यू कवर हो चुका है हम लोग का। और उससे पहले 2024 का जून और दिसंबर दोनों का कवर हम लोग कर चुके हैं। इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक 3 ईयर का पीवाईक्यू 100 क्वेश्चन करके कवर कर लिया है। और आज से हम लोग जून 2023 का कवर करने वाले हैं। तो हर डेली की तरह आपको अपने कॉपी को खोल लेना है। 1 से 100 तक आपको अपने कॉपी में मार्क कर लेना है और क्वेश्चन पढ़ना है और अपना आंसर देते जाना है कॉपी में। और ये पूरा का पूरा काम जो है पूरा सीरियस वे में आप लोग को करना है, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन तक चलेंगे। डेली डेली 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। और जिस दिन मौका मिल रहा है हम लोग इस स्प्रिंट मार दे रहे हैं, मतलब कि 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन एक ही दिन में कवर कर ले रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल किया था। तो जो भी अभी तक डे 19 तक नहीं देखे हैं उन लोग को प्लेलिस्ट में जाकर लिंक मिल जाएगा। आप लोग को बहुत डिटेल में सारा पीवाईक्यू आप लोग को एनालाइज करने में बहुत फायदा होगा और बहुत कम समय में आप लोग बहुत ज्यादा कुछ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग 1 नंबर पे चलते हैं और आप लोग अपना फीडबैक आप लोग को जरूर देना है, लाइक या डिसलाइक करके। वीडियो पसंद आ रहा है या फिर पसंद नहीं आ रहा है। तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग, और ये मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एकता, अपना देश, झांसी की रानी, रेत किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा निर्देशन किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जो सबसे फेमस है सबसे पहले उसी को मिला लेते हैं। झांसी की रानी ये वाला फेमस है सोहराब मोदी का, मतलब कि सी का 3 यहाँ आ रहा है, सी का 3 यहाँ आ रहा है। और जैसे ही ये वाला मैच कर देते हैं तो डी का 4 भी ऑटोमेटिक ही मैच हो जा रहा है, मतलब रेत का, RS चौधरी रेत का। ये जो एकता है, एकता का JBH वाडिया है, मतलब ए का 1 है। तो A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, मतलब कि ये ऑलरेडी मैच्ड है पूरा का पूरा। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला बात है नहीं, ये पूरा का पूरा मैच्ड है। और इस तरह का क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन में यदि कुछ भी ना आता हो, एकदम 0%, अगर आप लोग एकदम आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप लोग ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन आप लोग खोजने का कोशिश कीजिए, 1 2 3 4, और जो ऑलरेडी मैच्ड है। ये हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन हाँ अधिकतर समय ये काम करता है यदि आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर कुछ कुछ पता है तो फिर आप लोग अपना हिसाब से मैच कर सकते हैं। एकता जैसे कि 1942 का ये है, ये JBH वाडिया के निर्देशन द्वारा बनाया गया। अपना देश 1949, ये वी शांताराम के द्वारा बनाया गया। झांसी की रानी ये 1953, ये सोहराब मोदी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, इसीलिए मैंने बताया कि ये वाला ऑल नोन है ये वाला। रेत रेत है आपका RS चौधरी। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब का ईयर सामने सामने लिख दिया है ईयर, जैसे एकता का 1942, झांसी की रानी का 1953। लेकिन अगर आगे इसको क्वेश्चन बनाना होगा तो फिर ये निर्देशन से क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दे देगा, जिसमें कि रेत सबसे पहले आ जाएगा और रेत के बाद आ जाएगा एकता 1942, एकता के बाद आएगा अपना देश 1949 और सबसे लास्ट में आएगा झांसी की रानी 1953। तो यदि इस क्वेश्चन को टफ बनाना है और ज्यादा, तो फिर क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए पूछा जा सकता है, जो कि अक्सर यूजीसी नेट पूछता है क्रोनोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है, लेकिन ये मिडाइवल इंडिया का बुक एंड ऑथर है। तो मिडाइवल इंडिया से भी बुक एंड ऑथर बहुत पूछता है। कानून ए हुमायूनी, ये तो बहुत फेमस किताब है, और ये है ख्वांदा मीर का है, कानून ए हुमायूनी। मतलब कि A का 2, तो A का 2, इससे काम नहीं बनेगा, हम लोग को थोड़ा और जानकारी चाहिए। तारीख ए अकबरी, ये भी थोड़ा वेल नोन किताब है, आरिफ कंधारी का है ये। B का 1 यहाँ पे आ रहा है और ये क्वेश्चन खत्म। ये है हम लोग का आंसर। जफरनामा का अल यजदी हो जाएगा, ये भी जाना हुआ है। और मिरात उल आलम का है बख्तावर खान। तो ये वाला याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है यूजीसी मिडाइवल हिस्ट्री का जो बुक एंड ऑथर है। अब मॉडर्न से तो बहुत पूछता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मिडाइवल से भी पूछता है, ये बात भी याद रखना है।
जैसे कि हम लोग देखे थे पिछला वीडियो सब में देखे थे कि एक क्वेश्चन था शेरशाह के बारे में पूछा था कि शेरशाह का कौन लिखा था, प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में कौन लिखा था। तो ये वाला आप लोगों को कमेंट करके बताना है, तो देखिए जरा किसको-किसको याद है। शेरशाह का टाइम का कालक्रम का इतिहास को कौन लिखता है? ठीक है, ये बात को आपको कमेंट करके बताना है। तो कानून-ए-हुमायूनी ये एक राजनीति का रणनीति प्रशासन का किताब है जो कि ख्वांदा मीर द्वारा लिखा गया था, याद रखना है। तारीख-ए-अकबरी ये लिखा गया था आरिफ कंधारी के द्वारा अकबर के समय पीरियड में। जफरनामा ये 1556 पानीपत की लड़ाई के बारे में बताया है, जो कि मुगल जो है अफ़गान को हरा देता है। इसे फ़ारसी इतिहासकार अल-यज़दी के द्वारा लिखा गया है और मिरात-उल-आलम को लिखा है बख्तावर खान लिखा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज़ कर कर के अपना आंसर आप लोग पहले कॉपी में आप लोग लिख रहे होंगे, उसके बाद यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे। अगर कॉपी में आप लोग नहीं लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और अपने से एनालाइज़ अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बस अपने पढ़ाई के साथ आप मज़ाक कर रहे हो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दिल को बस आप संतुष्टि दे रहे हो कि हाँ, वीडियो देख लिए हैं और पीवाईक्यू कवर कर लिए हैं। लेकिन असल मायना में वो कुछ काम का है नहीं। यदि आप लोग खुद से अपने कॉपी में सीरियस वे में अगर आप लोग इसको नहीं लिख-लिख के कर रहे हो कवर, तो ये बस वही बात हो जाएगा कि दिल को तसल्ली देने के लिए वीडियो देख रहे हैं और कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। अगर आप पहले से अटेम्प्ट करके रखे हो तब तो ठीक है। अगर ये फर्स्ट टाइम ही आप लोग ये पीवाईक्यू देख रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, अगर खुद से अगर नहीं ट्राई कर रहे हो तो, ठीक है? तो ख़ैर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने टारगेट को लेके थोड़ा-सा सीरियस होंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वीडियो को पॉज़ करके आप लोग को पहले पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ए नंबर स्टेटमेंट है सल्तनत कालीन स्थापत्य के मेहराब, गुम्बद, मेहराबदार छत मुगल शैली में समाविष्ट किए गए थे। तो ये वाला बात तो सही है। प्रांतीय शैली के तत्व को मुगल संरचना का हिस्सा बनाया गया, तो ये भी सही है। तो देखते हैं जहाँ पे ए बी आ रहा है वो सही होगा। ए बी यहाँ पे आ रहा है, ए बी यहाँ पे आ रहा है। डिसाइड अब ये करना है कि ई सही है या फिर डी सही है। सी तो गलत ही हो गया, सीधा-सीधा बात है। फतेहपुर सीकरी का महल शहर इस प्रकार की शैली का बेहतरीन स्थापत्य नमूना है। तो ये वाला बात इसका सही है। अब मुगल स्थापत्य चापाकार शैली का प्रदर्शन था, तो सिर्फ चापाकार शैली का प्रदर्शन नहीं था और भी इसमें बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व था। लेकिन ये जो फतेहपुर सीकरी वाला इवेंट है, ये वाला तो बहुत ही फेमस है। फतेहपुर सीकरी में बहुत कुछ बनाया बनाया जाता है मुगल काल के दौरान। तो ए, बी, डी जो है ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला आप लोग के लिए थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप लोग पीडीएफ में जाकर के आराम से पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और टेलीग्राम में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने दिसंबर कवर किया था, दिसंबर का ऑलरेडी आप लोग को पीडीएफ डाला जा चुका है टेलीग्राम पर ही, तो वहाँ से जाकर के आप लोग कवर कर सकते हैं अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन क्रांतिकारियों के चरण के बारे में सही है? लोकप्रिय अंग्रेज अधिकारियों की हत्या अधिकारी वर्ग के बीच भय उत्पन्न करने के लिए हत्या की जाता था। तो ये जो है क्रांतिकारी का ये तो प्रमुख लक्षण है, ए तो सही है। तो ए सही है, ए, ए, ए सब में ए है, ठीक है? इससे काम नहीं बनेगा। लोकप्रिय अंग्रेज अधिकारी की हत्या लोगों को डर और निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए किया जाता था। बी भी सही है, तो बी भी सब में आ रहा है, इससे भी काम नहीं बनेगा। लोकप्रिय अंग्रेज अधिकारी की हत्या राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए किया जाता था। ये वाला बात भी सही है, सी भी सही है। तो इसको काटा जा सकता है, इसमें सी नहीं है। राष्ट्रीय समाचार पत्र युगांतर के आह्वान किया कि बल को बल से ही काटा जा सकता है। डी भी सही है, तो डी सही है, डी सही है, 2 जगह आ रहा है। मद्रास में भारत माता एसोसिएशन के वांची अय्यर ने एक अधिकारी की हत्या की, जो गरम दल के नेता चिदम्बरम पिल्ले के गिरफ्तार के विरोध कर रही भीड़ पर गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार थे। तो ये वाला बात भी सही है, मतलब कि सारा का सारा स्टेटमेंट जो है, इसका सही है। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि युगांतर के संपादक कौन थे और ये किस भाषा में ये प्रकाशित होता था? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि युगांतर से ऑलरेडी यूजीसी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? उसके बाद देखिए हत्या की बात करेंगे तो रैंड ने हत्या किया था 1897 में चापेकर बंधु के द्वारा हत्या किया गया था रैंड का।
1909 में मदन लाल ढींगरा हत्या कर देते हैं कर्नल वाइली का। और 1940 में उधम सिंह के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, माइकल ओडायर का हत्या किया जाता है। तो ये वाला क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाने के लिए ऑलरेडी यूजीसी पूछ चुका है, चापेकर बंधु का और मदन लाल ढींगरा का, ये दोनों का क्रोनोलॉजी पूछ चुका है। तो ये सब जो जितना भी क्रांतिकारी गतिविधि हो रहा था मॉडर्न इंडिया के समय पीरियड में, तो वो सब का क्रोनोलॉजी आप लोग को याद होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। 18वीं शताब्दी में सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन हुए, जिससे राज्यों के कार्यकलापों तथा अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बताना है क्या प्रभाव पड़ा। भूमि धारकों के अधिकारों का संगठन और विस्तार हुआ, तो ये बात तो सही है। व्यापार और बैंकिंग समुदाय के संगठन और विस्तार हुआ, ये भी सही है, मतलब ए बी जो है सही है। ए बी मतलब कि इसको ये और ये तो नहीं होगा। जमींदार तालुकदार तथा किसानों को इजारे प्रदान करने के लिए राज्य का मजबूतीकरण हुआ, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सामंतवाद का लक्षण ही नहीं है ये वाला। तो सी गलत हो जाता है, सी गलत हो जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाता है, ए बी डी ई, मतलब ये भी सही है। और महाजन शाह साहूकार ने अपने नाम से इजारा प्राप्त किया, ये वाला भी सही है। और ये मजबूतीकरण, राज्य को मजबूतीकरण नहीं होगा, बल्कि राज्य जो है कमजोर होते चला जाएगा, राजा के शक्ति जैसे जैसे सामंतवाद बढ़ते जाएगा, भूमि अनुदान बढ़ते जाएगा, केंद्रीकरण व्यवस्था कमजोर होते जाएगा, सेना व्यवस्था कमजोर होता जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होता जाएगा, और राज्य जो है धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी और ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे फेमस क्या है, सबसे फेमस है गिलुंद, गिलुंद है राजस्थान में। तो डी का 4 ही सबसे पहले मैच कर लेते हैं हम लोग, डी का 4, डी का 4। जखेरा कहाँ का है, जखेरा यूपी का है। सी का 2, तो सी का 2 यहाँ पे आ रहा है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तकल्लो कोटा हो जाएगा कर्नाटक, और तकली हाथ हो जाएगा महाराष्ट्र, मतलब कि 1 नंबर जो है 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ये सभी पुरातात्विक स्थल है। तेकल्लकोटा ये कर्नाटक राज्य में पुरातात्विक स्थल है। ये तकली हाता ये महाराष्ट्र में है। ये जखेरा यूपी में है। अगिलुंद ये तो राजस्थान में है ही। तो ये तो फेमस है और ये रिपीटेड है, ठीक है। तो इस ये सब क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है। पुराणों के अनुसार नाग राजाओं का उन्नयन स्पष्ट रूप से कुषाणों के पतन के बाद हुआ, तो ये बात सही है। लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व की एक लोहार ताम्र मुद्रा महाराजा नागभट्ट के पुत्र राजकुमार महेश्वर नाग का संदर्भ देती है, ये भी सही है। नाग के परिवार भारशिव लिंग की पूजा करते थे, ये भी सही है। गुप्त शासक नागाओं की शक्ति को रोकने में सक्षम नहीं थे, और उन्हें उनकी स्वतंत्रता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो ये बात जो है इसके बारे में गलत है। गुप्त के बारे में ये स्वतंत्र नहीं किया था, जब बल्कि नाग को अपने अधीन कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय भी नाग को अपने अधीन करते हैं, और कुबेर नागा से शादी भी किया जाता है। तो ये जो लास्ट जो ऑप्शन है, गुप्त शासक नागाओं को शक्ति को रोकने में सक्षम नहीं थे, ये वाला गलत है, क्योंकि गुप्त ने नागाओं को हराया भी है और उसको अपने अधीन किया भी है। बाकी सारा स्टेटमेंट जो है नाग के बारे में सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा है, और ये यूनिट 10 का क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनिट 10 आप लोग एक जगह मेंशन करते हुए अपना सारा चल रहे होंगे बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, क्योंकि पीवाईक्यू से ही कवर करते करते ही आप लोग का 1-150 पीवाईक्यू मतलब कि बुक एंड ऑथर रेडी हो जाएगा आप लोग का। लगभग 100-150 नहीं तो कम से कम 100 तो हो ही जाएगा। गिब्बन, गिब्बन का है सबसे फेमस है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये गिब्बन का ही है। एक का वन, तो एक का वन यहाँ आ रहा है, एक का वन यहाँ आ रहा है। वोल्टेयर, वोल्टेयर का फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है, डी का 2 ही है, तो ये ऑटोमेटिक तो मिल ही जाएगा। मोंटेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉ है, जिसमें कि सत्ता का पृथ्वीकरण के बारे में बात किया गया है। सी का 3 और फिर डी का 4 अपने आप मैच हो जाएगा।
लेटर्स ऑन एजुकेशन है, कैथरीन मैकाले के द्वारा लिखा गया। तो मतलब कि 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आप लोग को ये बताना है कि द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट किसने लिखा है। जैसे कि ये वाला गिब्बन ने क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का डिक्लाइन के बारे में गिब्बन लिखा है। और आप लोग को बताना है कि डिक्लाइन द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट किसने लिखा है, मतलब कि पश्चिम को चुनौती कौन देता है। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें कथन को सही और गलत बताना है। कस्तूरबा गांधी की फरवरी 1944 में आगा खां पैलेस में मृत्यु हो गई। तो ये वाला तो सही बात है, 1944 में मृत्यु हो गई। दूसरा कथन है कि महात्मा गांधी को यंग इंडिया नामक पत्रिका में 3 लेख के लेखन के कारण राजद्रोह का आरोप में दोषी माना गया था। वे लेख थे टेपरिंग विथ लॉयल्टी, ए पजल एंड इट्स सॉल्यूशन और सेकिंग द मेंस। तो एक नंबर तो मतलब कि कथन 1 तो सही है, कथन 2 भी सही है। इसमें कंफ्यूजन बस ये हो सकता है कि ये तीनों है कि नहीं है। तो याद रखना है, और या फिर आप लोग अपना कॉपी में मेंशन करके रख सकते हैं कि ये जो है टेपरिंग विथ लॉयल्टी, ए पजल एंड इट्स सॉल्यूशन और सेकिंग द मेंस, ये जो है गांधी के द्वारा यंग इंडिया में आर्टिकल लिखा गया था, जिसके कारण कि उनको राजद्रोह की सजा हो गया था। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट में चलते हैं। ये कुछ कुछ आप लोग के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप लोग को पीडीएफ से पढ़ लेना है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है आप लोग के लिए, फिर आप लोग कमेंट करते हो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट है क्रम अनुसार सजाने के लिए बोला है, कालक्रम के अनुसार। और ये कलचुरी शासक के बारे में पूछा है, कलचुरी किंग के बारे में। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा है, और हर बार यूजीसी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। पिछला बार हम लोग देखे थे कि इंडो ग्रीक से सजाने के लिए पूछ लिया था, एक बार बैक्टीरिया से लगाने के लिए पूछ लिया था, और पाल से रिलेटेड पूछ लिया था कि पाल से क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगा दो। प्रतिहार से पूछ लिया है आगे चलकर, चोल से पूछ लिया है। मतलब एंशियंट में जो है क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाने के लिए अक्सर यूजीसी पूछता है। तो बस लगा देना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा कुक्कल, मतलब कि सी आएगा सबसे पहले। सी, 2 जगह सी आ रहा है, ठीक है। कुक्कल के बाद आएगा बालहर्ष, आ जाएगा कुक्कल के बाद। कुक्कल को लगा देना है बालहर्ष, नहीं बालहर्ष आएगा बाद में, ठीक है। शंकरगण आएगा पहले, मतलब कि सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी आएगा, और बस यहाँ पे खत्म हो जाता है सी बी डी। उसके बाद आएगा बालहर्ष, शंकरगण के बाद आएगा बालहर्ष, उसके बाद आएगा लक्ष्मण राज, और सबसे लास्ट में आएगा युवराज टू। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, अपने वो जो होता है ना एक नीला पीला हरा रंग का, जिसको कि क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, जिसको कि दीवार में चिपका दिया जाता है, और जब जब नजर जाओ तब तब पढ़ लो। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सीधे आप लोग यहाँ पे अपना कॉपी कॉपी में मेंशन कर सकते हो आप लोग, या फिर गल्ला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दे रहा है। आप लोग कॉपी में मेंशन करके रख सकते हो, या फिर इस तरह का चिपका सकते हो आप लोग अपना दीवार सब पे, जो कि बहुत इजी होगा आप लोग को फिर बार बार रिकैप करना। ये देखिए कोकल 850 900 ईस्वी, ये सब का ईयर आप लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे इसका क्रोनोलॉजी सीधे आप लोग याद रख सकते हैं कि कोकल पहले आएगा। सीधे क्रोनोलॉजी आप लोग याद रख लीजिए, कोकल पहले आएगा, उसका शंकरगण आएगा, उसके बाद बालहर्ष आएगा, बालहर्ष के बाद लक्ष्मण राज आएगा, और सबसे लास्ट में युवराज द्वितीय आएगा। बाकी आप लोग ईयर याद रखना चाहते हैं तो ईयर के साथ आप लोग अपना कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, इसमें दिया गया नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें युद्ध को कालक्रम में सजाने के लिए बोल दिया है। तो अरेबेला का युद्ध, पल्लारू का युद्ध, तराइन का युद्ध, तकोलम का युद्ध, और हाइडे स्पीसीज का युद्ध। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अरबेला का युद्ध होगा। जब सिकंदर जब आता है तो फारस का डेरियस को हराते हुए वो आता है, और हम लोग देख चुके हैं कि इससे ऑलरेडी क्वेश्चन बना है, जिसमें कि ये बोला था कि पर्सिपोलस का दहन इसी इसी युद्ध के बाद वो करता है, ठीक है। तो ए तो सबसे पहले आने वाला है, ए सबसे पहले आने वाला है। ए के बाद आएगा हाइडे स्पीसीज का युद्ध आएगा, जो कि सिकंदर और पोरस लड़ता है।
ए के बाद ई आएगा, ए के बाद ई आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जा करके पल्लारू का युद्ध आएगा उसके बाद। नहीं, पल्लारू का युद्ध नहीं, तकोलम का युद्ध पहले आएगा। तकोलम का युद्ध आएगा जिसमें कि पुलकेशन द्वितीय के साथ युद्ध होता है। ए ई डी, उसके बाद पल्लारू का युद्ध होगा जो कि वहां पे होता है, प्रतिहार के साथ होता है। प्रतिहार और पल्लव के बीच में होता है, मतलब कि बी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर वन। और तराइन का तो फेमस युद्ध है, ये है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का। ये तो बहुत बाद में जाकर के होता है, 1191 के आसपास, 1191-92 में होता है तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। तो ऑप्शन नंबर एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये वाला थोड़ा सा टफ इसको बनाने का कोशिश किया गया था, ये दोनों युद्ध को डाल करके, तकोलम का युद्ध और पल्लारू का युद्ध। लेकिन आप लोग तो एनालाइज करके जा रहे हो एग्जाम में, तो फिर ज्यादा दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अरेबेला का युद्ध 331 बीसी में हुआ था, वही सिकंदर के डेरियस को हराया था ये। हाइडेस्पिसिस का युद्ध पोरस के साथ हुआ था 326 बीसी में। पल्लारू का युद्ध 618 में हुआ है, पुलकेशन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के बीच हुआ है पल्लारू का युद्ध, ठीक है। और तकोलम हुआ है चोल राजा परांतक और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के साथ हुआ। प्रतिहार नहीं, सॉरी, राष्ट्रकूट का राजा था वो कृष्ण तृतीय, ये दोनों के साथ हुआ है। और तराइन का युद्ध ये तो 1192 में हुआ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, गौड़िया वैष्णव धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह संत चैतन्य के नेतृत्व में एक रहस्यवादी आंदोलन था, सही है। इस आंदोलन का नाम 16वीं शताब्दी के स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी गौड़ के से लिया गया है, ये बात भी सही है। गौड़ीय वैष्णव धर्म में विष्णु के रूप में राम की पूजा की जाती है, ये वाला बात गलत है। राम की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है कृष्ण की। तो ए बी सी को आप लोग को गलत कर देना है, सी सी सी। तो ए बी डी ई जो है ऑप्शन नंबर टू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भोज प्रबंध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये बहुत फेमस किताब है, बिल्हन का नहीं है, पद्मगुप्त का नहीं है, जयसिम्हा का नहीं है। ये जो है भोज प्रबंध, ये बल्लाल का है। आप लोग को बल्लाल का एक और रचना के बारे में कमेंट करना है, एक और बल्लाल का बहुत फेमस रचना है, वो क्या है, कौन सा है। और लगे हाथ आप लोग को बिल्हन के बारे में भी बता देना है कि बिल्हन का रचना क्या है, ठीक है। भोज प्रबंध संस्कृत प्रबंध ऐतिहासिक ग्रंथ है, यह मालवा के राजा भोज के बारे में कहानी है। और इसमें कालिदास, भभूति और बाना के बारे में भी चर्चा किया गया है। और ये इसको ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है लेखक बहुत तरह का कहानी किंवदंतियां का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देखा जाता है, ठीक है। और बिल्हन का उनका सबसे प्रसिद्ध काम विक्रमांक देव चरित है बिल्हन का, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि कमेंट करने के लिए। और इससे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है विक्रमांक देव चरित्र से। पद्मगुप्त गुजरात का एक संस्कृत कवि है, और इसका नवसांग सांग चरित्र जो है ये पद्मगुप्त का इम्पोर्टेंट है। और जयसिम्हा का एक इम्पोर्टेंट है कुमारपाल चरित्र, ठीक है। तो ये सब के बारे में याद रखना है, विक्रमांक देव चरित्र बिल्हन का है, नवसांग सांग चरित्र जो है वो पद्मगुप्त का है, और कुमारपाल चरित्र ये जयसिम्हा का है। इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। नवसांग सांग चरित्र से बन गया है और विक्रमांक देव चरित्र से बन गया है, और कुमारपाल चरित्र से भी शायद बना है, जहां तक मुझको रिकॉल हो पा रहा है। ये सबसे क्वेश्चन बना है, और ये सब बहुत फेमस फेमस क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए ये सबसे पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध आनंद को आदेश देते हैं कि वह राजपथों के चौराहों पर उनके पवित्र शरीर के अवशेष पर स्तूप का निर्माण करे। तो ये बात सही है। प्रारंभिक स्तूप में अर्धगोलाकार गुम्बद होते थे, ये वाला बात भी सही है। गुम्बद के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था, ये बात भी सही है। गुम्बद चार परतों पर चार द्वार होता था, जिसे हर्मिका कहा जाता था। तो ये जो है ये कथन इसका गलत है, हर्मिका उसको नहीं कहा जाता था। हर्मिका तो ऊपर में कहा जाता था, ऊपर जो गुम्बद के ऊपर जो रहता था स्तूप के ऊपर, उसको हर्मिका कहा जाता था। तो डी नंबर जो है वो गलत है, डी डी डी। तो ए बी सी सही है। कनिष्क ने सांची में पैगोडा का निर्माण किया, ये भी इसका गलत है, वो पहले ही हो चुका था अशोक के टाइम पीरियड में। तो ये ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, हर्मिका देखिए क्या है, हर्मिका इस शीर्ष वाला एरिया को हर्मिका कहा जाता है। और इसमें एक यष्टि होता है जो एक खंभा से कनेक्टेड होता है। और अंडा ये एक अर्धगोलाकार गुंबद होता है। तोरण क्या होता है, स्तूप के 4 प्रवेश द्वार को चिन्हित करता है, मतलब कि प्रवेश द्वार को कहा जाता है तोरण। और प्रदक्षिणा पथ होता है, जो स्तूप होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। ठीक है, तो ये बात को याद रखना है, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने गोला नायक के संगीतज्ञ एवं संगीतकार को उत्तर भारत में आमंत्रित किया। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये दिल्ली सल्तनत से पूछा गया क्वेश्चन फैक्चुअल है। तो अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद तुगलक, राणा सांगा। तो ये जो है गोला नायक को जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है आमंत्रित करता है। और ये जो गोला नायक है ये महान संगीतज्ञ और संगीतकार था ये। गोला नायक एक प्रसिद्ध गायक वीणा वादक थे। और उन्हें राग हम हमस दवानी सहित कई लोकप्रिय रागों के लिए जाना जाता है। हमसद वानी जो है, अगर पूछा जाए कि हमसद वानी किसका रचना है, तो वो गोला नायक का रचना है। ठीक है, ये बात को याद रखना है। बाकी इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी आमंत्रित करता है अपने राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रत्न हवंसी आभूषण अर्पण का उत्सव इनमें से प्राचीन भारत के किस वैदिक यज्ञ से संबंधित है। मतलब सीधा सा क्वेश्चन ये है कि आभूषण दान में दिया जाता था, ये कौन यज्ञ में होता था। राजसु, अश्वमेध, वाजपेयी, देवयज्ञ। तो ये होता था राजसु यज्ञ में, जो कि वो किया था, क्या नाम है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के द्वारा राजसु यज्ञ करवाया जाता है। अश्वमेध में तो घोड़ा छोड़ दिया जाता है। और वाजपेयी एक रथ यज्ञ होता है। और देवयज्ञ जो है ये देवता को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता है, उसमें बलि सब भी दिया जाता है। तो याद रखना है कि ये जो रत्न आभूषण का अर्पण जो होता था, मतलब कि दिया जाता था, वो दिया जाता था राजसु यज्ञ में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17, यहाँ पे रूलर और उसका संबंधित कौन डायनेस्टी से संबंधित है ये बताना है। तो जो सबसे फेमस है सबसे पहले उसी को हम लोग मैच करते हैं, जैसे कि गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट का शासक है, ये बी का 1। तो बी का 1 यहाँ पे आ रहा है। और क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। सिंह विष्णु से भी हम लोग मिला सकते हैं, सिंह विष्णु भी एक फेमस है पल्लव का, मतलब डी का 3 मतलब दोनों से मैच किया जा सकता है, गोविंद से भी और सिंह विष्णु से भी। बाकी याद रख लेना है कि बेत फर्स्ट का जो है ये काकतीय रूलर है, बेत फर्स्ट। और बृहस्पति जो है ये कारकट रूलर है, जो कि कश्मीर का है। और ये बृहस्पति जो है ये फाउंडर है कारकट रूलर का। ठीक है, बृहस्पति कारकट राजवंश का ये फेमस है, जो कि कश्मीर और हिमाचल एरिया में है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट का है। और राष्ट्रकूट रूलर से पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए पूछा है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला राष्ट्रकूट है वाला एरिया है, जिसमें कि गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, अमोघ वर्ष, ध्रुव। तो ये सब जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला एरिया है, उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, बेत ये उधर का है, काकतीय राजवंश का है, ये इसको याद रख लेना है। और सिंह विष्णु ये तो पल्लव का है ही, इंपॉर्टेंट रूलर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। न्याय प्रवेश तर्क शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये इस तरह क्वेश्चन यूजीसी पूछता है। ठीक है, शंकर स्वामी, उद्योतकर, कुमारिल भट्ट या पार्थ शास्त्री। तो ये याद रखना है, न्याय प्रवेश तर्क शास्त्र जो है ये शंकर स्वामी की रचना है। आगे चल के हो सकता है कि इसको मैच द फॉलोइंग में पूछ ले, इसीलिए इसको याद रख लेना है, क्योंकि यूजीसी अक्सर यही करता है, जो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आगे चल के मैच द फॉलोइंग में सजाने के लिए पूछ लेता है, तो इसीलिए याद रखना है ये सब बात को। नेक्स्ट चलते हैं, ये पूरा पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल का कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक चीज आप लोग को याद रखना, पार्थ शास्त्री जो है ये सिद्धांत सुंदर लिखा गया था पार्थ शास्त्री के द्वारा। ठीक है, ये एक याद रखने वाला बात है। और उद्योतकर के बारे में याद रखना है, कुमारिल भट्ट के तंत्र वर्तिका पर एक टिप्पणी
लिखा गया था उद्योतकर के द्वारा? तंत्र वर्तिका के ऊपर, ठीक है? तो ये सब इम्पोर्टेंट बात है जो कि याद रखना है। और ये जो है कुमारिल भट्ट, इनके द्वारा भी जो है तंत्रिका वर्तिका के ऊपर टिप्पणी किया गया है। तो ये बात याद रखना ये सब, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेवल्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स 1780, 81, 82 एंड 83 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडवे, जॉर्ज फॉरेस्टर, विलियम हॉज या पीटर मुंडी? तो ये जो है इसके लेखक जो है वो है विलियम हॉजेस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये अपना 1780 में वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व वाले अभियान दल के हिस्सा के रूप में थे ये, और इन्हीं के द्वारा द ट्रेवल्स इन द इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1780, 81, 82 एंड 83 जो है वो लिखा गया था, जिसमें कि भारत का विस्तृत और सचित्र वर्णन किया गया है 18वीं सदी का। नेक्स्ट तरफ हम लोग चलते हैं, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देवी श्री लक्ष्मी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाकाटक शासक प्रवर सेन का गुणगान करने वाली रावण वह में श्री लक्ष्मी को प्रलय ग्रहणी के रूप में बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। ए स्टेटमेंट सही है, ए सही है। भीतरी अभिलेख में विष्णु का उल्लेख लक्ष्मी के दैवीय स्वरूप के रूप में किया गया है। तो ये वाला गलत है, दैवीय स्वरूप के रूप में नहीं किया गया है। विष्णु के हमेशा साथ रहने वाले के रूप में कहा गया है। मतलब कि बी है गलत। अगर बी को गलत कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ए डी ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रत्नावली, हर्ष ने रत्नावली में लक्ष्मी को बार बार उल्लेख किया है, ये वाला बात भी इसका गलत है। बार बार उल्लेख नहीं किया है, बल्कि सिर्फ प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है लक्ष्मी का। उसके बाद ये जो है ग्वालियर पाषाण अभिलेख में विष्णु एवं लक्ष्मी की चर्चा की गई है, ये बात सही है। और हरिवंश और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सीता को लक्ष्मी के साथ तादात्म्य में स्थापित किया गया है, ये वाला बात भी सही है। मतलब कि ए डी और ई जो है ये तीनों इसका सही है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही है। तो आई होप कि आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, और जो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग को पीडीएफ से जा करके पढ़ना है, जो कि आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा जैसे ही 100 क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है? बाकी आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आज का आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग का कवर हो गया है, जून 2023 हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जिनको भी जरूरत है, जो भी यूजीसी नेट अपना तैयारी कर रहे हैं, उनको आप लोग शेयर कर सकते हो, यदि आप लोग को बेनिफिशियल लग रहा है तो। और यदि आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक को जरूर दर्ज कराना है, क्योंकि उसी के थ्रू एक पता चलता है कि किस तरह से वीडियो को आगे लेकर के चलना है, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखिए, और टारगेट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना है। अब दिसंबर ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग का यूजीसी नेट में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो इसीलिए टारगेट को लेके फोकस रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।